बच्चों, आज हम लोग अपने फिजिक्स के दूसरे चैप्टर शुद्ध गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है एक सरल रेखा में गति, अर्थात एक विमीय गति। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले टॉपिक इसमें जो आ रहा है वो है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किसी घटित घटना का स्थान जिस तीन अक्षों द्वारा, आमतौर पे एक्स, वाई और जेड द्वारा दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा जो है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र अर्थात इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह निर्देश तंत्र है जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियम का पूरी तरह पालन होता है। स्पष्ट रूप से यह जो निर्देश तंत्र है यह एक समान गति का अथवा रेस्ट का होता है। इस प्रकार निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियम पूरी तरीके से लागू होते हैं। वह निर्देश तंत्र जो स्थिर हो अथवा एक समान गति की अवस्था में हो। दूसरा निर्देश तंत्र अर्थात एक्स, वाई, जेड एक्सिस, जो किसी की पोजीशन, स्थिति और समय के सापेक्ष उसको निर्देशित कर सके, ऐसे तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इसमें जो तंत्र होता है, जो एक्सिस सिस्टम होता है, वो त्वरित गति करता रहता है। इसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं, न्यूटन के गति विषयक नियम लागू नहीं होते हैं। स्पष्ट है कि यहाँ पर न्यूटन के गति विषयक नियम को लागू करने के लिए एक सूडो फोर्स अर्थात छद्म बल लगाना पड़ता है। इसे हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में समझ सकते हैं और इसी के आधार पर आप गति का अध्ययन करते हैं। गति के अध्ययन में तीन पार्ट के रूप में उसको समझ सकते हैं, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और सबसे पहले स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स एक समान मोशन। काइनेमेटिक्स मीन्स जो हमें पढ़ाना है कि किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे लेकिन उसके कारण का अध्ययन नहीं करेंगे। गति कितना हो रही है, कितनी दूर हो रही है, कितने प्रकार से हो रही है, इन सारी बातों की बात करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि क्यों गति हो रही इसकी बात हम नहीं करते हैं। इसे हम काइनेमेटिक्स या शुद्ध गति की कहते हैं। जब कारणों का भी अध्ययन किया जाता है तो उसे हम डायनेमिक्स या गति विज्ञान कहेंगे। इसको हम समझ सके, आइए कुछ वस्तु की अवस्थाओं के बारे में समझें। जैसे सबसे पहले विरामावस्था। यदि किसी वस्तु की स्थिति निर्देश बिंदु अथवा तंत्र के सापेक्ष समय बीतने के साथ परिवर्तित नहीं होती तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं। यदि स्थिति में परिवर्तन हो रहा होता है तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु की अवस्था को हम सापेक्ष रूप में अध्ययन करते हैं। सापेक्ष स्वरूप से मतलब किसी निर्देश बिंदु अथवा निर्देश तंत्र से होता है। तो स्थिति अवस्था और गति की अवस्था की बात हमने समझी। जैसे अगर हम किसी रेलगाड़ी पर बैठे हों तो रेलगाड़ी देखने में तो लगेगी कि हम आपस में रेलगाड़ी में बैठे हैं, परंतु कोई पृथ्वी से अगर उसको देखेगा तो कहेगा कि हम दोनों लोग गति कर रहे हैं। इसका मतलब स्थिति और गति यह दोनों सापेक्ष होती है। सबसे पहले हम गति के प्रकार में सरल रेखीय गति या ऋजुरेखीय गति की बात करेंगे। इसके अलावा वृत्तीय गति और कंपन गति की बात भी आगे हमें करनी है। ऋजुरेखीय गति में हम पूरी तरीके से इसको समझ सकें, इसके लिए कुछ विशेष बातें समझनी होंगी। जैसे स्थिति क्या होती है, तो किसी रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हम सरल रेखीय गति पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक्सिस एक अक्ष के
अनुदिश ही हमें बात अपनी पूरी कह लेनी है। जब हम 2D मोशन करते हैं, प्लेन में गति करते हैं, तो वहाँ पर दो एक्सिस x और y लिए जाते हैं, जबकि जब 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं तो x, y, z तीनों लिए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम ऋजुरेखीय गति की बात कर रहे हैं तो किसी अक्ष पर हमारी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष यह उस वस्तु की स्थिति बताता है। आमतौर पर संदर्भ बिंदु को हम मूल बिंदु के रूप में जानते हैं। दूरी, डिस्टेंस क्या होता है? तो किसी निर्धारित समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई दूरी कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अब हम एक सदिश राशि विस्थापन के बारे में जानेंगे। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु t1 समय पर x1 तथा t2 समय पर x2 दूरी पर हो गई हो तो समय अंतराल डेल्टा t t2 माइनस t1 पर कण का विस्थापन x2 माइनस x1 हो जाता है। अगर मूल बिंदु के दाहिनी तरफ गति हो रही है तो इसे धनात्मक, तथा बाईं तरफ अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसे ऋणात्मक लेते हैं। इस प्रकार विस्थापन एक सदिश राशि है और यह वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। गति में कभी विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, परंतु दूरी कभी भी गति के दौरान शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं होती है। तो इस प्रकार विस्थापन सदिश राशि है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है, परंतु दूरी एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक ही होती है जब गति हो रही हो। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और चाल के बारे में सीखते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है, अर्थात चाल भी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड तथा विमीय सूत्र LT-1 है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे एक समान चाल, तथा समान समय अंतराल में विभिन्न दूरियां तय करती है तो उसे हम असमान चाल कहते हैं। औसत चाल तथा तात्कालिक चाल के बारे में भी जानेंगे। कुल दूरी बटा कुल समय को हम औसत चाल से समझते हैं, जबकि एक निश्चित क्षण पर बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए जो चली गई दूरी और समय का अनुपात होता है वह इंस्टेंटेनियस स्पीड या तात्कालिक चाल कहलाता है। वाहन के स्पीडोमीटर द्वारा हम तात्कालिक चाल ही नापते हैं। एक समान गति के लिए तात्कालिक तथा औसत चाल में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि असमान गति के लिए औसत चाल तात्कालिक चाल से भिन्न हो सकती है। आइए जरा वेग के बारे में समझें। तो चाल चूंकि अदिश राशि है, उसके सापेक्ष वेग एक सदिश राशि है। एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। यह एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण व दिशा दोनों होती है। एक समान वेग से तात्पर्य समान समय अंतराल में समान विस्थापन से होता है, जबकि असमान वेग से तात्पर्य समान समय अंतराल में असमान विस्थापन प्राप्त करने से होता है। पूर्व की भांति औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है। इसको हम डेल्टा x बाई डेल्टा टी से दिखा रहे हैं। जबकि तात्कालिक वेग में मैंने कहा था समय अंतराल अनंत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। तो तात्कालिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा टी, या इसको हम dx बाई dt अर्थात विस्थापन के अवकलन गुणांक के द्वारा तात्कालिक वेग को दिखाया जा सकता है। आइए इस पर हम कुछ सवाल देखें। एक मनुष्य यदि 1 मिनट में 1 मीटर
प्रति सेकंड की चाल से चलता है और फिर अगले 1 मिनट में 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल में दोनों चालों को जोड़ के बटे 2 मत करिएगा, यहाँ पर कुल दूरी बटा कुल विस्थापन करना पड़ेगा। पहले 1 मिनट में चली गई जो दूरी होगी वो 1 मीटर पर सेकंड गुणे मिनट को सेकंड में बदलेंगे 60, अर्थात 60 मीटर चलेगा। और 3 मीटर प्रति सेकंड चलने पर 1 मिनट में 180 मीटर चलेगा। तो कुल दूरी हो गई 240 और कुल समय हो गया 120 सेकंड, 2 मिनट अर्थात 120 सेकंड। डिवाइड करने पर जो औसत वेग आ जाएगा वो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आइए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक सवाल ये तात्कालिक वेग का है जिसमें डिफरेंशियल किया गया है। विस्थापन x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर दिया है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए, वेग निकालने के लिए dx बाई dt करते हैं। a प्लस बी टी स्क्वायर का डिफरेंशियल, a कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0 आएगा, b कांस्टेंट है लेकिन t स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशियल 2t आएगा। तो इस तरीके से वेग जो आ गया वो 2bt आ गया। तो यहाँ पर समय की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, 0, 2 और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेग की जो वैल्यू आती है वो 0 रखने पर 0 आएगी तथा 2 रखने पर 10 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होती है। औसत वेग निकालना है 4 सेकंड और 2 सेकंड के बीच, तो उन पर हम स्थितियाँ ज्ञात कर लेते हैं। x की वैल्यू और समय अंतराल 2 सेकंड से भाग देते हैं तो आप देखेंगे 15 मीटर पर सेकंड आता है। आइए त्वरण के बारे में जानें। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा जितना वेग परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। विमीय सूत्र LT-2। अगर वेग बढ़ रहा है अर्थात धनात्मक त्वरण कहलाएगा, वेग घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण अर्थात मंदन कहलाएगा। औसत त्वरण कुल वेग परिवर्तन बटा कुल समय और तात्कालिक त्वरण अनंत सूक्ष्म समयांतराल के लिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वी बाई डेल टी अर्थात dv बाई dt। इसका मतलब वेग के अवकलन गुणांक द्वारा तात्कालिक त्वरण का प्रदर्शन किया जाता है। अगर हम तात्कालिक त्वरण में dv बाई dt के में v की जगह dx बाई dt रखें तो आप देखेंगे d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, अर्थात त्वरण को हम डबल डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के द्वितीय अवकलन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। आगे हम लोग अगले लेक्चर में गति को ग्राफ से किस प्रकार निरूपित करते हैं इसकी बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक, इसको बार बार देखें, समझें और जानें।